C-FAB 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर है जी हमारा 45। आज के लेक्चर में जो दो स्टैंडर्ड कवर करने जा रहे हैं हम, वो है ISRS 4400 एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ये स्टैंडर्ड हमने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि रिवाइज हो गया इस वजह से हम इसका भी रिवाइज वर्जन स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें याद रखिएगा जो ICAP की टेस्टिंग है वो एक्सपेक्टेड है कि वैसी ही होगी जैसा कि पहले ICAP टेस्टिंग किया करता था। रिवाइज कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन ICAP की टेस्टिंग का तरीकाकार वैसा ही होगा। यानी हमें वो कोई सिचुएशन दे देगा, कोई इंगेजमेंट दे देगा और हमसे रिक्वायर कर सकता है कि इस इंगेजमेंट में आप बताइए क्या आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और उनकी फाइंडिंग्स और एक्सेप्शंस को लिस्ट डाउन कर दीजिए। तो जो हमने पहले प्रैक्टिस की है या जो पहले ओल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंसेप्ट हमने स्टडी किए थे, याद रखें वो कंसेप्ट आपके अभी भी काम आएंगे। वो जो हमने पास पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी वो स्टिल यूजफुल है, लेकिन कुछ जो नए कंसेप्ट्स हैं उनको हम स्टडी कर लेंगे। बेसिकली पूरा स्टैंडर्ड ही कवर करेंगे इसमें जो रिवाइज वाला है, लेकिन इसमें जो नए कंसेप्ट्स होंगे उनके ऊपर मैं फोकस आपको थोड़ा ज्यादा करवाऊंगा। फिर इसके बाद हम ISA 220 स्टडी करेंगे और इसके साथ ही हम ISQC1 भी स्टडी करेंगे। ये दोनों स्टैंडर्ड ISQC1 और ISA 220 क्वालिटी कंट्रोल से रिलेट करते हैं। ISQC1 रिलेट करता है हर इंगेजमेंट की क्वालिटी से रिलेटेड, यानी कोई भी इंगेजमेंट हो, चाहे इंश्योरेंस इंगेजमेंट हो चाहे नॉन इंश्योरेंस इंगेजमेंट हो, उसमें क्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स क्या होनी चाहिए, ISQC1 उनके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और ISA 220 समझ लीजिए इसका रेप्लिका है, लेकिन ISA 220 रिलेट करेगा सिर्फ और सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट की क्वालिटी से। यानी ये है एवरी एंगेजमेंट, चाहे वो इंश्योरेंस है नॉन इंश्योरेंस, उसके ऊपर ISQC1 अप्लाई होता है, जबकि ISA 220 सिर्फ और सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट पे अप्लाई होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। पहले ISRS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिलेटेड सर्विसेज 4400 एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। इस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में सबसे पहले स्कोप। पहले जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर था उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर था। अब जो रिवाइज स्टैंडर्ड है इसका फोकस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर दोनों तरह से है, यानी फाइनेंशियल मैटर्स भी और नॉन फाइनेंशियल मैटर्स पे भी अगर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करने हो, ये इसी ISRS में कवर होंगे। नेक्स्ट हमें कंसेप्ट बता रहा है, कंडक्ट ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इन गिवन अकॉर्डेंस विद दिस द प्रैक्टिशनर शैल नॉट रिप्रेजेंट कंप्लायंस विद दिस अनलेस द प्रैक्टिशनर हैज कंप्लाइड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस। ये वही रिक्वायरमेंट है जो कि नॉर्मली ऑडिट एंगेजमेंट या किसी भी टाइप ऑफ एंगेजमेंट में एक जनरल कंसेप्ट ये होता है कि अगर आप अपनी रिपोर्ट में कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड शो करवाना चाहते हैं तो आपको उस स्टैंडर्ड की हर रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना पड़ेगा जो भी रिक्वायरमेंट रेलिवेंट है। तो सिमिलर कंसेप्ट इस स्टैंडर्ड में भी है। वो कह रहा है अगर आप अपनी जो रिपोर्ट है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की उसमें ये लाइन लिखना चाहते हैं कि हमने ISRS 4400 को कंप्लाई किया है, तो इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा जो भी रेलिवेंट होंगी। फिर एलिमेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ये भी अहम कंसेप्ट है कि इंगेजमेंट से रिलेटेड एथिकल रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। यानी इन शॉर्ट वो ये बता रहा है कि इस इंगेजमेंट में भी कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होगा। कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के लिए भी रेलिवेंट है। इवन अब जो नई रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, जो रिवाइज रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इवन जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में प्रैक्टिशनर है उसे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को भी हो सकता है कंप्लाई करना पड़े। तो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड भी डिस्कशन हम करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में हमें मेन कंसेप्ट क्या बता रहा है कि प्रैक्टिशनर ने एथिकल रिक्वायरमेंट्स कोड ऑफ एथिक्स को भी फॉलो करना है। ISRS 4400 को तो करना ही करना है, इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करते हुए एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस व्हेन रेलिवेंट। यानी कुछ केसेस में इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट रेलिवेंट होगी, कुछ में नहीं होगी, तो जब इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट रेलिवेंट है उसको भी फॉलो करना है, मीट करना है। बाकी की एथिकल रिक्वायरमेंट्स जैसे इंटेग्रिटी, कंपिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर वगैरह, वो सारी रिक्वायरमेंट्स तो इंटैक्ट हैं ही। नेक्स्ट प्रोफेशनल जजमेंट, ये भी एक नया कंसेप्ट है कि इससे पहले ये था कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में हमने आंखें बंद करके वही प्रोसीजर परफॉर्म करना है जो क्लाइंट ने कह दिया, हमें अपनी जजमेंट्स को अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब हमें एग्रीड अपॉन प्रोसीजर को परफॉर्म करते हुए अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को भी यूज करना है। और इंटरेस्टिंगली वो कह रहा है कि ये जजमेंट आप अप्लाई करेंगे तीनों स्टेजेस पे, यानी एक्सेप्टेंस की स्टेज पे, कंडक्टिंग की स्टेज पे, रिपोर्टिंग की स्टेज पे, जिसे इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट भी आपने प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है एक्सेप्टेंस स्टेज पे, ड्यूरिंग एंगेजमेंट यानी कंडक्टिंग स्टेज पे भी आपने जजमेंट अप्लाई करनी है, और रिपोर्टिंग स्टेज पे भी जजमेंट अप्लाई करनी है। अब एक्सेप्टेंस स्टेज पे वो आगे एग्जांपल देगा कि एक्सेप्टेंस स्टेज पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल, कि इंगेजमेंट
पार्टनर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इंक्लूडिंग वर्क ऑफ एक्सपर्ट। अच्छा, एक्सपर्ट वाला कंसेप्ट भी इसमें नया है कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए भी आप एक्सपर्ट को यूज कर सकते हैं। इससे पहले ये कंसेप्ट ऑडिट एंगेजमेंट के कंटेक्स्ट में तो यूज होता था, रिव्यू एंगेजमेंट के कंटेक्स्ट में भी यूज होता था, लेकिन अब उसने इसे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के साथ भी लिंक कर दिया है कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए भी एक्सपर्ट के वर्क को आप यूज कर सकते हैं। और बेसिक रूल याद रखिएगा, इसमें रिक्वायरमेंट्स उसकी वैसी ही है जैसी ISA 600 में थी। हमने स्टडी किया था 620 में कि जब कभी एक्सपर्ट के वर्क को यूज करेंगे हमने उसके वर्क में इन्वॉल्व होना है, उसको एक्सपर्ट को भी इवैल्यूएट करना है और उसके वर्क की एडिक्वेसी को भी इवैल्यूएट करना है। यहां पे क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहा है, यानी हमने इंश्योर, वैसे तो एक प्रैक्टिशनर चाहे कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो उसने उस सर्विस की क्वालिटी को इंश्योर करना होता है। अब क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए गाइडलाइंस मौजूद हैं। कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं जो कि सारी एंगेजमेंट पे अप्लाई होती हैं, जैसे मैंने अभी बात की ISQC1, तो ISQC1 इस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर पे भी एप्लीकेबल है। लेकिन खास तौर पे ISRS 4400 में भी उसने कोई क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमें गाइडलाइंस दी हैं, यानी ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस होंगी, और जो ISQC1 भी अप्लाई हो रहा है इस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट पे, वो जनरल गाइडलाइंस होंगी, अप्लाई दोनों होंगी। यहां पे क्या कह रहे हैं, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर को इंश्योर करे कि सारी एंगेजमेंट, उसमें सारे प्रोसीजर क्वालिटी को सामने रखते हुए परफॉर्म किए गए। Performance of engagement in accordance with firm's quality control policy and procedure. This shall include following appropriate procedure regarding acceptance and continuance, यानी acceptance and continuance स्टेज पे भी हमने इंश्योर करना है जो फर्म के इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर होंगे कि जैसे किस तरह के क्लाइंट की एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस तरह के क्लाइंट की एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना। इंश्योर दैट एंगेजमेंट टीम हैज एप्रोप्रिएट कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी, ये ऑडिट में भी जैसे इंश्योर करते हैं हम। सिमिलर रिक्वायरमेंट है बीइंग अलर्ट फॉर नॉन कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, डायरेक्शंस ऑफ एप्रोप्रिएट, ये सारी रिक्वायरमेंट तकरीबन वैसी ही है, उसी तरह की है जैसी हमने ऑडिट एंगेजमेंट में स्टडी की हुई है। तो इन शॉर्ट क्वालिटी कंट्रोल्स हमने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट में भी इंश्योर करना है। ठीक है, एक तो इस वजह से कि ISRS 4400 कहता है हमें, और दूसरा इस वजह से कि ISQC1 भी इस एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल है। ठीक है, वो इस लेक्चर के बाद ISQC1 की बारी आएगी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में क्या कहते हैं, एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस। कहते हैं एक्सेप्टेंस से पहले आपने पर्पस ऑफ, ये भी न्यू रिक्वायरमेंट है, पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट जरूर पूछ लेना है। भाईजान आप हमसे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की एंगेजमेंट करवाना चाह रहे हो, आपका मकसद क्या है, क्या पर्पस है। पर्पस कुछ भी हो सकता है मैनेजमेंट कोई अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती हो सकता है किसी रेगुलेटर को कोई रिपोर्ट सबमिट करवानी हो कंप्लायंस की, कि वो किसी लीगल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, तो पर्पस कुछ भी हो सकता है। हमने सबसे पहले पर्पस पूछना है, और ये पर्पस पूछना इतना अहम है कि रिवाइज स्टैंडर्ड ये कहता है अगर आपको लगे कि पर्पस एप्रोप्रिएट नहीं है, मैनेजमेंट जो जिस पर्पस के लिए एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट परफॉर्म करवाना चाहती है एप्रोप्रिएट नहीं है, आप एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही ना करें, रिफ्यूज कर दें। इतनी बड़ी बात या इतनी अहम बात है। प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट इफ प्रोसीजर आस्क्ड आर इनएप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट, यानी जो पर्पस है और जो प्रोसीजर कहे गए हैं, अगर पर्पस एप्रोप्रिएट नहीं या पर्पस एप्रोप्रिएट है जो प्रोसीजर मैनेजमेंट ने, क्योंकि आपको पता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में हम अपनी मर्जी से प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते, हमें क्लाइंट जो प्रोसीजर कहता है हम वो परफॉर्म करते हैं। तो अगर पर्पस और प्रोसीजर का तालमेल नहीं है आपस में, वो एक दूसरे के साथ इनकंसिस्टेंट है, इस सूरत में भी हमने इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना। फिर से सुन लीजिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि आपने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले पर्पस देखना है, पूछना है। अगर पर्पस एप्रोप्रिएट नहीं या जो प्रोसीजर मैनेजमेंट ने हमें कहे हैं, जिसको रिस्पांसिबल पार्टी का नाम दे रहा है, जो रिस्पांसिबल या इंगेजिंग पार्टी जिसने हमें एंगेज किया है, अगर उस पार्टी ने जिस पार्टी ने हमें एंगेज किया, एंगेजिंग पार्टी ने प्रोसीजर जो बताया वो पर्पस के साथ मैच नहीं होते, एप्रोप्रिएट नहीं है, हमने क्या करना है, वी शैल नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट। एग्रीड। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 में क्या कह रहा है, एग्री द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अच्छा, ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इसमें कंसेप्ट छुपे हैं, इसलिए मैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में एक एक टर्म को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। कह रहा है प्रैक्टिशनर कौन, हम, शैल एग्री द टर्म्स ऑफ एग्रीड प्रोसीजर एंगेजमेंट विद द एंगेजिंग पार्टी। एंगेजिंग पार्टी कौन सी है, जिसने हमें एंगेज किया है कि भाई एग्रीड प्रोसीजर परफॉर्म कर, जैसे डायरेक्टर्स। ठीक है, याद रखे 3 टर्म्स यूज, प्रैक्टिशनर तो आपको पता चल ही गया होगा कौन। इसके अलावा टर्म्स है एंगेजिंग पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और यूजर पार्टी, यूजर। ये 3 टर्म्स यूज हुई हैं। सम टाइम इन 3 पार्टीज, जो तीनों पार्टीज हैं, ये हो सकता है सेम हो, सम टाइम डिफरेंट भी हो। सेम कब हो सकती है, जैसे फर्ज कीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमें एंगेज किया और कहा मैनेजमेंट ने जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं जरा इनकी इन्वेस्टिगेशन करें, एक्सपेंसेस जेन्युइन है कि नहीं, जो उनके जूनियर एम्प्लॉयज ने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं, मैनेजमेंट ने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड। तो इस सिचुएशन में एंगेजिंग पार्टी है हमारी डायरेक्टर्स, और जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी से मुराद वो पार्टी जिसने सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर किया जिस पे प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, यानी इस केस में मैनेजमेंट जिसने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं वो है रिस्पॉन्सिबल पार्टी। एंगेजिंग पार्टी कौन सी है, डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर ही यूजर भी हैं।
बाज़ ऐसा होता है कोई रेगुलेटर कहता है डायरेक्टर्स को कि आपने एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, हमें ये रिपोर्ट दीजिए। इस सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबल पार्टी तो मैनेजमेंट हो गई, इंगेजिंग पार्टी हो गए डायरेक्टर्स, और जो यूजर है वो कौन होगा? रेगुलेटर्स। तो ये टर्म्स आपने जहन में रखनी है। वो कह रहा है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के प्रैक्टिशनर टर्म्स एग्री करेगा किसके साथ? एंगेजमेंट पार्टी के साथ, और इन टर्म्स को रिकॉर्ड भी करेगा लेटर। वो ठीक है, वो तो IAS 210 में जो हमने सीखा है कि टर्म्स एग्री करें और उनको रिटर्न फॉर्म में अपने पास रखिए। और टर्म्स कब एग्री होनी चाहिए? नॉर्मली स्टार्ट में। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट शैल इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑन विच एग्रीड अपॉन प्रोसीजर विल बी परफॉर्म्ड। सब्जेक्ट मैटर बताना पड़ेगा कि किसके ऊपर एग्री, रिसीवेबल्स के ऊपर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेंसेस के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, इनकम के ऊपर, किसके ऊपर। फिर पर्पस ऑफ एंगेजमेंट, इंटेंडेड यूजर, एंगेजमेंट का पर्पस क्या है, इंटेंडेड यूजर्स क्या है, ताकि हम पर्पस की अप्रोप्रिएटनेस भी देख सकें। और फिर इसके बाद आगे प्रोसीजर की भी बात करेगा आगे कहीं, ठीक है, वो आगे आएगी। पर्पस, फिर रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड स्टेटमेंट दैट रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑन विच एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड। फर्क ध्यान में रखिएगा, यहां पे उसका सब्जेक्ट मैटर का है, मुझे बताओ किसके ऊपर मैं प्रोसीजर परफॉर्म करने, और यहां पे कह रहा है सब्जेक्ट मैटर बना कौन रहा है, ठीक है। जैसे सैलरीज के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, सैलरीज कौन प्रिपेयर कर रहा है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी को मेंशन किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल पार्टी और एंगेजिंग पार्टी सेम होती है कि डिफरेंट भी हो सकती हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं, शाबाश। फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स विद व्हिच प्रैक्टिशनर शैल कंप्लाई। प्रैक्टिशनर यहां पे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करेगा, ए भाई मैं ये एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए ISRS 4400 को तो फॉलो करूंगा, साथ ही साथ कोड ऑफ एथिक्स को भी फॉलो करूंगा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो करना लाजमी है। अच्छा, फोर्थ में एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना लाजमी है। फिफ्थ जरा गौर से देखिएगा, फिफ्थ में क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट एज टू वेदर प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, कि इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है प्रैक्टिशनर ने कि नहीं करना। नॉर्मल रूल ये होता है कि नॉन इंश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, चाहे तो कंप्लाई करे चाहे तो ना करे। यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है अगर तो प्रैक्टिशनर ने इंगेजिंग पार्टी के साथ एग्री किया कि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लाई करेगा, फिर उसके लिए इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करना लाजमी है। लेकिन अगर वो एग्री नहीं करता, यानी कहता है इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को मैं मीट नहीं करूंगा, तो फिर ये रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना, कंप्लाई करना लाजमी नहीं। फिर से सुन लीजिए, एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करना लाजमी है, नॉन एश्योरेंस के लिए लाजमी नहीं है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में कभी लाजमी होगा, कभी नहीं होगा। कब लाजमी होगा? जब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में इंगेजिंग पार्टी के साथ एग्री कर लिया जाएगा। इंगेजिंग पार्टी कह सकती है, लाजमी तो नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपको, तब हमने एज प्रैक्टिशनर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। लेकिन अगर एग्री नहीं किया हुआ तो फिर इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स को हमने पूरा नहीं करना। भाई बात समझ आ गई है ना? लाजमी नहीं था, लेकिन अगर एग्री कर लिया, लाजमी बाय स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अगर लाजमी बाय इंगेजिंग पार्टी हो गया तो हमें इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। और कैसे पता चलेगा लाजमी है कि नहीं? इंगेजमेंट लेटर में लिखा होगा। इंगेजमेंट लेटर में ये चीज तय कर दी जाएगी स्टार्ट में कि प्रैक्टिशनर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है या कि नहीं करना। फिर कह रहा है नेचर ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इंगेजमेंट, इसकी इंगेज बताई जाएगी कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की नेचर क्या है। भाई क्या नेचर है? नेचर इसकी यह है कि नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। नेचर इसकी यह है कि इसमें हम कोई ओपिनियन कंक्लूजन नहीं देते। नेचर इसकी यह है कि अगर मजीद प्रोसीजर हम परफॉर्म करते तो मजीद चीजें सामने आती, लेकिन हमने सिर्फ वही प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं विच हैव बीन एग्रीड विद इंगेजिंग पार्टी। नेचर ये है, ये नेचर ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट की नेचर बता रहा है। प्रोसीजर की लिस्ट नहीं यहां पे अभी एग्री, प्रोसीजर की लिस्ट एग्री हो रही है पॉइंट नंबर 9 में। यहां पे तो एंगेजमेंट की नेचर बताई जा रही है। 7 एक्नॉलेजमेंट बाय एंगेजिंग पार्टी दैट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर आर एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजिंग पार्टी यहां पे लिख के देगी कि उसके ख्याल में प्रोसीजर एप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर उसने लिख के दे भी दिया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, क्या हमें एज प्रैक्टिशनर फिर भी चेक करना चाहिए कि प्रोसीजर एप्रोप्रिएट है कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। और अगर फिर भी एप्रोप्रिएट ना हो तो क्या करें? शैल नॉट एक्सेप्ट, थोड़ी देर पहले पढ़ा। 8 आइडेंटिफिकेशन ऑफ एड्रेसी ऑफ द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर बोर्ड। इस एड्रेसी कौन होगा? एड्रेसी डिपेंड करता है, हो सकता है इंगेजिंग पार्टी हो सकता है कोई और यूजर हो, जैसे रेगुलेटर। 9 में क्या कह रहे हैं? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या इवन प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम ये एलिमेंट नंबर 9 है। वैसे तो पर्पस भी है, ठीक है, कि पर्पस एप्रोप्रिएट नहीं है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये सबसे अहम। और एग्जाम की जो
प्रीवियस आई कैप का ट्रेंड था और एक्सपेक्टेड है आई कैप टेस्टिंग स्टाइल वही आगे भी फॉलो करेगा। क्या कि हमें कोई एंगेजमेंट देके कहेगा बताओ इसमें एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या परफॉर्म करोगे, और उनका जो फाइंडिंग्स है, फाइंडिंग पहले इसका नाम होता था फैक्चुअल फाइंडिंग, अब इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, सिर्फ फाइंडिंग। जो फाइंडिंग्स है उसकी लिस्ट भी दो, और अगर कोई एक्सेप्शन है तो आपको याद होगा कि हम वो एक्सेप्शन भी लिस्ट डाउन करते हैं जी। फिर इसके बाद प्रोसीजर बता दिया जी, बता दिया प्रोसीजर, यानी जो प्रोसीजर हमने आगे चल के परफॉर्म करने हैं वो एंगेजमेंट लेटर में भी आएंगे। जरा सोच के मुझे बताइए, क्या जो एंड में हम एग्रीड प्रोसीजर की रिपोर्ट दे रहे होंगे उसमें भी ये प्रोसीजर्स आएंगे, मेंशन होंगे, लिखे होंगे या नहीं लिखे होंगे? उसमें भी ये प्रोसीजर लिखे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे सिर्फ प्रोसीजर लिखे होंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में। जो रिपोर्ट आएगी उसमें प्रोसीजर भी लिखे होंगे, प्रोसीजर की फाइंडिंग्स भी लिखी होंगी, और अगर कोई एक्सेप्शन है एक्सेप्शन भी लिखी होंगी। लास्ट में क्या है, रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की रिपोर्ट का फॉर्मेट क्लाइंट को बता दो, भैया एंड पे जब रिपोर्ट देंगे वो इस तरह की होगी। रिपोर्ट का फॉर्मेट पहले से बता दें ताकि क्लाइंट को पता हो कि हम इस एंगेजमेंट का आउटकम क्या है, किस शक्ल सूरत वाला होता है। फिर कह रहा है परफॉर्मिंग द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, क्या करना है, प्रैक्टिशनर शैल कंसीडर वेदर टू रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, यानी इसका मतलब ऑडिट में जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड होती है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में वो कह रहा है शैल कंसीडर, यानी अगर दिल किया तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली, दिल ना किया तो जाने दे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कौन सा स्टैंडर्ड था, IS 580, जो ये कहता था ऑडिट एंगेजमेंट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपने लाजमी ऑब्टेन करने हैं। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है यूजिंग द वर्क ऑफ प्रैक्टिशनर, ये नया कंसेप्ट उसने, अच्छा ये कंसेप्ट हमारे लिए नया नहीं है लेकिन इस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की एंगेजमेंट में नया है कि क्या एक्सपर्ट को यूज कर सकते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की एंगेजमेंट, एक्सपर्ट के वर्क को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, कहते जब यूज करेंगे जिम्मेदारी क्या होगी, आपने उसके वर्क में इन्वॉल्व होना है, उसके वर्क की एडिक्वेसी चेक करनी है, अपनी रिपोर्ट में, अब ये रूल्स वही हैं जो 620 वाले थे, अपनी रिपोर्ट में एक्सपर्ट के वर्क का जिक्र कर सकते हैं, यस, अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ हो या आइटम जरूरी समझे फिर कर सकता है, लाजमी नहीं है। अगर एक्सपर्ट के वर्क को यूज करें, एक्सपर्ट के वर्क को मेंशन करना रिपोर्ट में लाजमी नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिशनर समझता है कि जरूरी है या रिक्वायर्ड बाय लॉ है फिर लिखेगा। लेकिन अगर एक्सपर्ट के वर्क को रेफर किया जाएगा रिपोर्ट में, इसका यह मतलब नहीं है कि प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई, बल्कि प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल वही रहेगी। पूरी एंगेजमेंट के लिए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रैक्टिशनर की। यह है यूजिंग द वर्क ऑफ प्रैक्टिशनर्स एक्सपर्ट, बल्कि इस स्टैंडर्ड में वो प्रैक्टिशनर की एग्जांपल भी देता है आगे, जहां पे रिपोर्ट का फॉर्मेट आएगा ना वहां पे एग्जांपल्स भी शेयर करता है कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपने ये इंश्योर करना है कि कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लायंस ठीक है कि नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट है चाइनीज लैंग्वेज में, अब चाइनीज लैंग्वेज हमें तो नहीं आती तो क्या करें, किसी ट्रांसलेटर को एंगेज करना पड़ेगा कि नहीं, ये है एक्सपर्ट की एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक्सपर्ट को बाज़ हो सकता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में भी यूज करना पड़े। लर्निंग ऑब्जेक्टिव एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की रिपोर्ट पे आ गए जी। अब भाई प्रोसीजर, भाई टर्म्स तय कर ली, उसके बाद परफॉर्म भी कर लिया होगा ना, यानी जो भी टर्म्स तय की थी उसके मुताबिक परफॉर्म कर लिया। अब फाइनल स्टेज रिपोर्ट पे आ जाए। रिपोर्ट में इसमें कंडक्ट वाली स्टेज पे ज्यादा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं और इनकी जो भी रिजल्ट होता है या एक्सेप्शंस होती हैं वो रिपोर्ट का हिस्सा बन जाते हैं। तो जो हमारा कंडक्ट वाला पोर्शन था वो यूं समझ लीजिए उसे हमने रिपोर्ट के अंदर कवर कर लिया। कह रहा है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट शैल बी इन राइटिंग, पता है सारी रिपोर्ट राइटिंग में होती है, कभी ज़बानी कलामी भी हुई है वाला। कह रहा है इसका टाइटल होगा, ठीक है टाइटल होगा, टाइटल के ऊपर क्या लिखा है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट प्रैक्टिशनर्स। एड्रेसिंग होगा कोई, बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन सब्जेक्ट मैटर ऑन व्हिच एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म्ड, किस सैलरीज के ऊपर, क्रेडिटर्स के ऊपर, डेटर्स के ऊपर, फिक्स एसेट्स के ऊपर, ठीक है, किस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म किया। पर्पस ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंड स्टेटमेंट डेट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट मे नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर पर्पस। पर्पस लिखा जाएगा, साथ में ये भी कह दो कि किसी और पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है। गैस कीजिए ये जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि रिपोर्ट किसी और पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है, क्या इसे रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट कहते हैं? इसका जवाब है नहीं, इसे रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट नहीं। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट में तो वो क्लियरली मेंशन करता है कि रिपोर्ट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड आर यूज्ड बाय एनी अदर पार्टी। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिपोर्ट अलग कंसेप्ट है, ये पर्पस वो कह रहा है कि किसी और पर्पस के लिए सूटेबल नहीं हो। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट, ये पहले हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में भी ये पढ़ लिया हुआ है। थर्ड भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में पढ़ा था, फोर्थ भी पढ़ा था, लेकिन फोर्थ में ये सेकंड वाली लाइन वो रिपोर्ट में ऐड कर रहा है, ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में नहीं थी। फिफ्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट, ये भी हमने स्टडी किया था टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में।
कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट की नेचर क्या है, नेचर या डिस्क्रिप्शन। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है ये भी दोबारा मेंशन करेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट वाज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद ISRS 4400, ये हमने स्टडी किया था टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में कि ये मेंशन करना है 4400 के, अंडरस्टूड होता है बहरहाल कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की एंगेजमेंट ISRS 4400 के मुताबिक परफॉर्म कीजिए। स्टेटमेंट दैट प्रैक्टिशनर मेक्स नो रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। हाँ, इंटरेस्टिंगली प्रैक्टिशनर ये चेक करता है कि प्रोसीजर और पर्पस एप्रोप्रिएट है कि नहीं, लेकिन यहां पे वो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। वो कह रहा है भाई मैं ये प्रोसीजर एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम है, एंगेजिंग पार्टी का काम है चेक करना। Statement that agreed upon procedure engagement is not an assurance engagement and accordingly practitioner does not express opinion on assurance, ये उसी को नेचर ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेटमेंट दैट प्रैक्टिशनर कंप्लाइज विद एथिकल रिक्वायरमेंट, ये स्टेटमेंट तो लाजमी आएगी, लेकिन अगली स्टेटमेंट जो इंडिपेंडेंस की है ये कभी आएगी कभी नहीं आएगी, यही एक्सप्लेन कर रहा है आपको। विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस, ये तो था विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, अब विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस स्टेटमेंट अगर तो इफ प्रैक्टिशनर, ब्रैकेट वाली बात पहले पढ़े, इफ प्रैक्टिशनर इज नॉट रिक्वायर्ड और एग्री टू बी इंडिपेंडेंट, तो फिर स्टेटमेंट फिर भी आएगी इंडिपेंडेंस वाले रिपोर्ट में। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या कहेगा प्रैक्टिशनर कि आई एम नॉट, मेरा इंडिपेंडेंट होना रिक्वायर्ड नहीं है। स्टेटमेंट दैट देयर आर नो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट विद विच प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई, और अगर प्रैक्टिशनर ने मैनेजमेंट के साथ एग्री कर लिया कि वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंस को इंश्योर करेगा, तो फिर रिपोर्ट में ये स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी दैट प्रैक्टिशनर हैज कंप्लाइड विद रेलेवेंट इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। फिर है जी 12 में स्टेटमेंट दैट फर्म ऑफ विच प्रैक्टिशनर मेंबर अप्लाइज ISQC1 और अदर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, के कंपनी ISQC1 जो क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड है उसको कंप्लाई कर रही है। डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये आई ना काम की चीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजर, जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उसकी लिस्ट आएगी। क्या ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में एग्री किए थे प्रोसीजर की लिस्ट? यस किए थे। फिर फाइंडिंग्स फ्रॉम ईच प्रोसीजर परफॉर्म्ड इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। अब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में तो सिर्फ प्रोसीजर की लिस्ट थी, अब की बार आपने प्रोसीजर की लिस्ट के साथ साथ जो उसकी फाइंडिंग्स हैं, जो उसका रिजल्ट है, उसको भी मेंशन करना है, और अगर कोई एक्सेप्शन सामने आई उसको भी लिखना है। If the practitioner provides a summary of finding, summary shall not be misleading। अच्छा, ये बाजू का ऐसा होता है कि प्रोसीजर्स और जो हमने फाइंडिंग वो तो लिखनी ही लिखनी है ना, वो तो इन एनी केस आएगी। सम टाइम उसकी समरी भी बना के एक पैराग्राफ में मेंशन कर दी जाती है कि हमारी फाइंडिंग की समरी क्या है, समराइज्ड फॉर्म में, यानी जो फाइंडिंग्स है ना, जो प्रोसीजर परफॉर्म की और जो फाइंडिंग थी उनकी समरी भी बना के पैराग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है। यहां पे उसकी बात कर रहा है कि अगर आप समरी दे रहे हो तो समरी को मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि असल में प्रोसीजर और उनकी फाइंडिंग कुछ और हो, समरी में आपने कुछ और बताया हो। सिग्नेचर, डेट और लोकेशन। हाँ, लास्ट चीज ये भी अहम है, ISRS 4400 डज नॉट रिक्वायर प्रैक्टिशनर टू रिस्ट्रिक्ट रिवाइज स्टैंडर्ड रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करना रिक्वायर नहीं करता। यानी चाहे तो आप रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करें चाहे ना करें, पुराने स्टैंडर्ड में तो हम रिस्ट्रिक्ट किया करते थे ना, अब चाहे रिस्ट्रिक्ट करें चाहे ना करें। हाउ प्रैक्टिशनर में रिस्ट्रिक्ट इफ इट ऑन हिज डिस्क्रिप्शन, लेकिन अगर प्रैक्टिशनर चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर। स्टैंडर्ड की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है ये रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने की, डिस्ट्रीब्यूशन को, लेकिन अगर प्रैक्टिशनर खुद से चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। 10 अंडरटेकिंग एन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट टुगेदर विद अनदर एंगेजमेंट। ठीक है, अगर कोई फॉर एग्जांपल ऑडिट एंगेजमेंट भी कर रहे हैं और साथ में एग्रीड अपॉन प्रोसीजर भी, तो कह रहा है दोनों की हेडिंग्स आपने अच्छे तरीके से दोनों को क्लियरली डिफरेंशिएट करना है। एग्रीड अपॉन रिपोर्ट शैल बी क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम रिपोर्ट ऑन अदर एंगेजमेंट। डॉक्यूमेंटेशन कौन सी मेंटेन करनी है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आपके पास रिटन फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए, जो क्लाइंट के साथ टर्म्स एग्री की हैं। अगर उनमें बाद में रिवीजन हुई है वो रिवीजन भी डॉक्यूमेंट करनी है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म्ड, जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं वो कौन से थे और उनकी फाइंडिंग्स क्या थी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट प्रोसीजर परफॉर्म्ड और उनकी फाइंडिंग ये डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ताकि आपके पास एविडेंस हो ये सारे काम करने का। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड के जो रिक्वायरमेंट थी वो तो खत्म हो गई। अब हम अहम चीज, स्टैंडर्ड के एंड पे उन्होंने हमें रिपोर्ट के फॉर्मेट दिए। अच्छा, ये रिपोर्ट स्टडी करने से भी ना आपकी स्टैंडर्ड की रिवीजन हो जाती है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि ये दो रिपोर्ट्स के फॉर्मेट है ISRS 4400 के एंड पे, ये दो रिपोर्ट्स के फॉर्मेट है, लाजमी 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 आपने इनको रीड करना है। इवन अगर मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करना, 4400 स्टैंडर्ड को स्टडी करना, रीड करना इतना अहम नहीं जितना कि इस रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना है, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट के अंदर सारे कंसेप्ट जो उसने रिवाइज कंसेप्ट थे ना, वो सारे खासतौर पे इसके अंदर इंक्लूड कर दिए। बाकी जो पुराने कंसेप्ट थे कि प्रोसीजर परफॉर्म्ड होते हैं, उनकी फाइंडिंग और एक्सेप्शंस, वो भी कवर किए हैं, क्योंकि वो भी हमारी रिपोर्ट का हिस्सा होता है।
पहली दो रिपोर्ट्स के फॉर्मेट है, इलस्ट्रेशन ऑफ एग्रीड प्रोसीजर रिपोर्ट्स, और ये चूंकि अहम है इसलिए मैं चाहता हूं इनको आपके साथ रीड करूं और दोनों फॉर्मेट को, चाहे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, लेकिन चूंकि रिवाइज्ड है और इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इन दोनों रिपोर्ट के फॉर्मेट को आपके साथ रीड करना चाहता हूं। आपने नोट करना है दोनों में फर्क क्या है। पहली इलस्ट्रेशन कह रहा है, पहले इस इलस्ट्रेशन की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन यूज की गई है। पहला, फॉर पर्पस ऑफ दिस इलस्ट्रेटिव एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस आर अज्यूम्ड। engaging party is the addressee and the only intended user। इस लाइन में क्या कह रहा है, अब बताया था ना, engaging party ही यूजर भी हो सकती है, कभी सेम और कभी डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। engaging party is not responsible party। हाँ, कहता है engaging party responsible party नहीं। responsible party कौन होगी, वो उनके कोई engaging party शायद कोई डायरेक्टर्स होंगे, और responsible party कौन सी होगी, मैनेजमेंट या एम्प्लॉइज वगैरह जिन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग करनी होगी ट्रांजैक्शन वगैरह की। For example, the regulator is engaging party and intended users and the entity overseen by the regulator is the responsible party। यानी रेगुलेटर अगर किसी कंपनी को, जैसे कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, रेगुलेटर उसको ओवरसी कर रहा है, तो अब रेगुलेटर ने हमें कहा है भाई जाके ये मेरे साथ जो एग्री हुए हैं प्रोसीजर परफॉर्म कर, तो हमें एंगेज किसने किया, रेगुलेटर ने। यूजर कौन है, रेगुलेटर, लेकिन रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, जिसने वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, वो उसकी मैनेजमेंट है। नो एक्सेप्शंस वर फाउंड, गुड। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो हम नेचर ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म्ड होते हैं उसके आगे फाइंडिंग्स भी लिखते हैं, प्रोसीजर भी आएंगे, फाइंडिंग्स भी आएंगी, उन फाइंडिंग की एक्सेप्शन कोई नहीं होगी, यानी ऑल इज वेल, वो सिचुएशन है, कोई एक्सेप्शन नहीं। फिर प्रैक्टिशनर डिड नॉट एंगेज ए प्रैक्टिशनर एक्सपर्ट टू परफॉर्म एनी ऑफ द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। प्रैक्टिशनर ने किसी एक्सपर्ट को भी यूज नहीं किया, हालांकि जरूरत पड़े तो एंगेज कर सकते हैं, लेकिन उसे जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने एक्सपर्ट को एंगेज ही नहीं किया। इसका मतलब है रिपोर्ट के अंदर एक्सपर्ट का जिक्र इस रिपोर्ट नहीं आएगा। क्या अगर एक्सपर्ट को एंगेज करें उस सूरत में रिपोर्ट के अंदर एक्सपर्ट का रेफरेंस आ सकता है, उसके वर्क का रेफरेंस, यस आ सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने एक्सपर्ट को एंगेज ही नहीं किया। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। एक्सपर्ट ने कहा मैं रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। क्या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड नहीं है। अगर राइटर खुद, डिस्क्रिशन है राइटर की, खुद से रिस्ट्रिक्ट करना चाहे तो कर सकता है। There are no independence requirements with easy engagement है, ये तो easy engagement है, भले लोगों ने एग्री किया हमारे साथ, कितने अच्छे लोग हैं, उन्होंने कहा इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट भी नहीं चाहिए प्रैक्टिशनर तेरे से, तू इंडिपेंडेंट है या नहीं है हमें से कोई गर्ज नहीं। हमने कहा ठीक है, हम भी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों, एग्री ही नहीं हुआ, रिक्वायर्ड ही नहीं है। जो चीज रिक्वायर्ड ही नहीं है उसको इंश्योर करने की क्या जरूरत है। A quantitative threshold of $100 for reporting exception in procedure 3 has been agreed with the engaging party। हाँ, engaging party के साथ यूं समझ लीजिए, एक यूं कह लीजिए जैसे ऑडिट में मटेरियलिटी लेवल होता है ना, तो उस तरह यहाँ पे एग्रीड प्रोसीजर में भी एक मटेरियलिटी लेवल एग्री हो गया है कि $100 तक की ऊंच नीच हुई ना तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन $100 से ज्यादा की प्रॉब्लम हुई तो फिर मसला है। जैसे अगर वो रेगुलेटर हमें ये कहता है कि तुम देखो कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं पार्टीज के साथ उनकी पेमेंट उतनी ही हुई है जितनी कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुई थी, ज्यादा पेमेंट तो नहीं हुई, तो वो कह रहा है कि इसमें हम पेमेंट को देखते हुए कि ज्यादा पेमेंट तो नहीं हुई, $2-4 के अगर कम ज्यादा हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन $100 से ज्यादा अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट हुई है तो फिर प्रॉब्लम है, हमने रिपोर्ट करना है। ये सारे फैक्ट्स है। अब इन फैक्ट्स को सामने रखते हुए उसने रिपोर्ट बनाई है, तो जरा हम पढ़ते हैं रिपोर्ट कैसी होती है। रिपोर्ट ऐसी होती है जी, सबसे पहले ये क्या है, टाइटल एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ XYZ प्रोडक्ट्स। कोई परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, कंपनी कोई प्रोडक्ट्स परचेज कर रही है, उसके ऊपर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं, यानी ये टाइटल आ गया एग्रीड। फिर एड्रेसी, एड्रेसी इस केस में कौन होगा, प्रोबेबली कोई रेगुलेटर जिसने हमें एंगेज किया है, वही है ना, वही एड्रेसी होगा ना, यूजर भी वही है। पर्पस ऑफ दिस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, पर्पस हम पूछते हैं कि नहीं, किस मकसद के लिए कर रहा है, वो कह रहा है आवर रिपोर्ट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग एंगेजिंग पार्टी, यानी जो रेगुलेटर है, in determining whether the procurement of XYZ product is compliant with its procurement policies and may not be suitable for any other purpose। यानी इस रिपोर्ट का पर्पस सिर्फ ये है क्या, कि ये इंश्योर करना कि प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज के मुताबिक हो रही है कि नहीं। यानी पॉलिसी के मुताबिक प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है कि कोई चीज परचेज करने से पहले उसकी कोटेशन या बिड कॉल की जाए, कम से कम 3 बिड्स कॉल की जाए, फिर उसके बाद ये देखे कि चीजें वाकई आ भी गई है कि नहीं, और अगर चीजें रिसीव हो चुकी हैं तो उनकी पेमेंट टर्म्स के मुताबिक होनी चाहिए। ये सारा नॉर्मली प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में शामिल होता है।
कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एंगेजिंग पार्टी एंड द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। एंगेजिंग पार्टी और रिस्पॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एंगेजिंग पार्टी हैज एक्नॉलेज्ड दैट द एग्रीमेंट प्रोसीजर आर एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट। यानी रेगुलेटर कह रहा है कि रेगुलेटर ने कहा ठीक है, हमारा जो प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो हमने एग्री किया है, ये हमारे पर्पस के मुताबिक ही है, हमें यही प्रोसीजर चाहिए परफॉर्म करना। रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैज आइडेंटिफाइड बाय एंगेजिंग पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑन व्हिच एग्रीमेंट प्रोसीजर आर परफॉर्म। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो जो परचेज की गई है, जो प्रोडक्ट परचेज किया गया है। प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में स्टडी किया था कि प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंशन की जाती है। भूल गया मुझे, चेक कर लीजिएगा, लेकिन की जाती है, रिपोर्ट में है तो इसका मतलब की जाती है ना। एग्रीड। We have conducted the agreement procedure engagement in accordance with ISRS 4400 devised. Agreement procedure engagement and agreement procedure engagement involves our performing procedure that have been agreed with engagement party. यानी आपको बता रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो इंगेजिंग पार्टी के साथ प्रोसीजर एग्री हो गया, उन प्रोसीजर को परफॉर्म करना है। एंड रिपोर्टिंग द फाइंड, और जो भी फाइंडिंग आएंगी, जिसका पुराना नाम क्या होता था? फैक्चुअल फाइंडिंग, अब क्या नाम है? फाइंडिंग। विच आर फैक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द एग्रीड प्रोसीजर परफॉर्म्ड। यानी फाइंडिंग को डिफाइन करा, फाइंडिंग है फैक्चुअल रिजल्ट। लेकिन याद रखें, जब हेडिंग देंगे ना आप रिपोर्ट के अंदर, आपने फाइंडिंग लिखना है, फैक्चुअल फाइंडिंग नहीं लिखना। वी मेक नो रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। यानी कह रहा है ये तो इंगेजिंग पार्टी ने बताना है कि उसके प्रोसीजर एप्रोप्रिएट है। ठीक है, ये यहां पे ये इंगेजिंग पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये डिटरमिन करे जो प्रोसीजर कह रही है वो पर्पस के मुताबिक एप्रोप्रिएट है। हम भी असेसमेंट करते हैं, और अगर एप्रोप्रिएट ना हो तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट भी पर्पस के लिहाज से प्रोसीजर। लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपको याद है, इसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में भी एक रिक्वायरमेंट थी कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना, उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर फ्रेमवर्क सही सेलेक्ट ना किया, एक्सेप्टेबल ना हो, तो हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये रिक्वायरमेंट भी उसी तरह की है कि पर्पस और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ प्रोसीजर ये जिम्मेदारी है एंगेजिंग पार्टी की, लेकिन अगर वो एप्रोप्रिएट नहीं, हम एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। फिर कह रहे भाई एग्रीमेंट प्रोसीजर एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, हम इसमें किसी तरह की एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते, तो नहीं करते, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है ना एग्रीमेंट प्रोसीजर। हैड वी परफॉर्म्ड एडिशनल प्रोसीजर, वो एक्सप्लेन कर रहा है, अगर हमने मजीद प्रोसीजर परफॉर्म किए होते या कुछ और मसले भी हमारे सामने आ चुके होते जो हम रिपोर्ट कर देते, लेकिन अफसोस नहीं है। क्यों नहीं है? ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म ना करने का। हालांकि ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करते ज्यादा मसले सामने आते, लेकिन हमें कोई अफसोस क्यों? एग्री ही जो प्रोसीजर हुए थे वही परफॉर्म करने थे। प्रोफेशनल एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल, क्या प्रैक्टिशनर के ऊपर प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना जरूरी है? यस, अभी हमने स्टडी किया, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना लाजमी है। आइए, क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना लाजमी है। किसको कंप्लाई करना लाजमी नहीं है? इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स को लाजमी नहीं, कभी करेगा कभी नहीं करेगा। कब करेगा? जब एग्री किया जाएगा इंगेजिंग पार्टी के साथ कि हम इंडिपेंडेंट हैं, या रिक्वायरमेंट तब, वरना नहीं। तो यहां पे देखिए वो हेडिंग में क्या बात कर रहा होगा, वो कह रहा होगा वी हैव कंप्लाइड विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और बता दे कौन सी, वही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में एप्लीकेबल होती हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस देयर आर नो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स व्हिच वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई। कह रहा है कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स को, एथिकल रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे, इंडिपेंडेंस को पूरा नहीं करेंगे। क्यों? रिक्वायर्ड ही नहीं। याद है जो बैकग्राउंड फैक्ट्स थे इस रिपोर्ट के, उसमें उसे लिखा हुआ था कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स नहीं करेंगे, पूरी रिक्वायर्ड नहीं है। फिर कह रहे हैं हमारी फर्म ने ISQC1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स एंड अदर एश्योरेंस रिलेटेड, इसको भी मीट किया है। एंड अकॉर्डिंगली मेंटेन ए कंपनी, हमारा एक बड़ा अच्छा कंप्रीहेंसिव सिस्टम है क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करने का, और हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही सारे प्रोसीजर परफॉर्म किया, ब्ला ब्ला ब्ला। ये रूटीन की बात कर रहा है वो। अब आगे प्रोसीजर एंड फाइंडिंग्स। आईकैप के क्वेश्चन केस स्टडी के हवाले से हमारा सबसे अहम पोर्शन, और इसमें देखिए, इसमें इसका स्टाइल वैसा ही है प्रेजेंट करने का जैसा कहां था पुराने वाले एग्रीड प्रोसीजर में। प्रोसीजर बता रहा है, कह रहा है वी हैव परफॉर्म्ड द प्रोसीजर डिस्क्राइब बिलो व्हिच वर एग्रीड अपॉन विद एंगेजिंग पार्टी एंड द ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ XYZ प्रोडक्ट्स। सब्जेक्ट मैटर बता रहा है, प्रोसीजर बता रहा है, उसकी फाइंडिंग बता रहा है। प्रोसीजर बता रहा है, फाइंडिंग बता रहा है, प्रोसीजर बता रहा है, फाइंडिंग बता रहा है। एक्सेप्शन कोई भी नहीं है। अगर एक्सेप्शन होती तो क्या वो भी बताता? यस, वो भी बताता ना। लगे हाथों पढ़ लें, अब पढ़ने निकले यहाँ रिपोर्ट तो फिर खड़का देते हैं इसकी सारी चीजों को। कह रहा है पहला प्रोसीजर क्या किया? ऑब्टेन फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ रिस्पांसिबल पार्टी ए लिस्टिंग ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट साइंड बिटवीन 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक फॉर इस XYZ प्रोडक्ट्स जिसकी प्रोक्योरमेंट को चेक कर रहे हैं हम, एंड आइडेंटिफाई ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स वैल्यूड एट ओवर 25। कह रहा है मुझे पूरे साल के जितने भी परचेजेस हुई है इस प्रोडक्ट की जो कि 25,000 से ज्यादा है, उस सब के कॉन्ट्रैक्ट से मुझे लिस्ट दे दो
किन कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट हमने ऑब्टेन की स्टेप नंबर 1 में, पूरे साल में जो 25,000 से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। ठीक है, फाइंडिंग्स क्या हुई, क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले? वो कह रहे हैं यस वी, क्योंकि एक्सेप्शन कोई नहीं है ना, एक्सेप्शन के साथ सब कुछ ठीक हुआ एज इंटेंडेड ओरिजिनली। वी ऑब्टेन फ्रॉम मैनेजमेंट लिस्टिंग ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन जनवरी 1 से 31 ऑफ द 125 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द लिस्ट वी आइडेंटिफाइड 37 कॉन्ट्रैक्ट्स वैल्यूड एट ओवर 25,000। इसका मतलब अगले जो प्रोसीजर परफॉर्म होने हैं वो इन 37 पे परफॉर्म होने हैं। लिस्ट ले ली सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की जिस जो कि परचेसर। अब क्या करना है, सेकंड प्रोसीजर, फॉर ईच आइडेंटिफाइड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूड एट 25,000 से ऊपर वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, कंपेयर द कॉन्ट्रैक्ट टू द रिकॉर्ड्स ऑफ बिडिंग एंड डिटरमिन वेदर कॉन्ट्रैक्ट वाज सब्जेक्ट टू बिडिंग बाय एटलीस्ट 3 कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम प्री क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर लिस्ट। कह रहे हैं हमने हर कॉन्ट्रैक्ट जो तय हुआ है उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको मैच किया है, ये देखने के लिए कि क्या बिडिंग कॉल की गई थी। ऐसा तो नहीं है बगैर बिड कॉल किए किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया हो। फाइंडिंग्स क्या थी, कह रहे हैं हमने इंस्पेक्ट किया और हमने देखा कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 3 जगहों से बिड्स कॉल की, कोटेशंस कॉल की गई थी। अब अगर इसमें एक्सेप्शंस होती तो वो क्या कहता सर जी 2-4 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी हैं जिनमें 3 बिडर से कोटेशन कॉल नहीं की, लेकिन यहां पे तो उसने बेसिक इंफॉर्मेशन ने बता दिया था कि एक्सेप्शन कोई नहीं होगी। आईकैप लेकिन हो सकता है हमसे जब ये क्वेश्चन पूछे तो कहे कोई एक्सेप्शन भी इंक्लूड कर दो। अगर होती तो हम यहीं पे फाइंडिंग्स के आगे नीचे लिख देते। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो प्रेजेंट करने का तरीकाकार है ना, ये फाइंडिंग्स जो प्रोसीजर, फाइंडिंग और एक्सेप्शन, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा पुरानी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट में होता था। यानी ये वाला सेक्शन जो है ना प्रोसीजर और फाइंडिंग वाला, ये समझ लीजिए वैसा ही है जैसा ओल्ड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में था, सिर्फ कुछ कंसेप्ट, कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई है जो हमने अभी से पहले डिस्कस किया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है तीसरा प्रोसीजर का, फॉर ईच आइडेंटिफाइड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूड एट ओवर 25,000 कंपेयर द अमाउंट पेएबल पर साइंड कॉन्ट्रैक्ट टू द अमाउंट अल्टीमेटली पेड बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी टू द। अच्छा, इस प्रोसीजर में क्या चेक किया, इसमें लिस्ट ली सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की, इसमें देखा जो 25,000 से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी बिड्स कॉल की कि नहीं की, इसमें देखा जा रहा है उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो अमाउंट पेएबल थी और जो एक्चुअली पे की गई उसमें फर्क तो नहीं है, ऐसा तो नहीं पेएबल कम है और पेड ज्यादा है। और इसमें उसने हमने थ्रेशोल्ड क्या रखा था, बेंचमार्क या जिसे ऑडिट लेवल मटेरियलिटी लेवल कहते हैं $100, यानी $2-4 ऊपर नीचे पे हो गए माफ कर देंगे, लेकिन $100 से ऊपर की पेमेंट गई फिर माफी नहीं है, फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और क्या कह रहा है रिजल्ट में, सॉरी फाइंडिंग्स में, वी ऑब्टेन साइंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 37 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड साइंड कॉपी भेजी, और फिर क्या किया, अमाउंट अल्टीमेटली पेड को चेक किया, वी फाइंड दैट अमाउंट्स अल्टीमेटली पेड वर विद इन 100 ऑफ द एग्रीड अमाउंट इन ऑल ऑफ 37 विद नो एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, कोई एक्सेप्शन भी आइडेंटिफाई नहीं हुई। तो ये हमारा केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आईकैप के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना। ये एक नई एग्जांपल हमारे सामने, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड का ये फायदा हुआ कि हमारे सामने प्रोसीजर और फाइंडिंग्स की एक और एग्जांपल आ गई, पहले भी थी ना एग्जांपल, नीचे डेट, कंक्लूजन, एड्रेस। अब है इलस्ट्रेशन 2। अब इलस्ट्रेशन 2 के जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन है जरा देखिए, कह रहा है फॉर पर्पस ऑफ दिस इलस्ट्रेशन एग्रीमेंट प्रोसीजर रिपोर्ट द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस आर अज्यूम्ड, एंगेजिंग पार्टी इज द रिस्पांसिबल पार्टी, द इंटेंडेड यूजर who is intended user who is different from engaged party is an addressee in addition to engaging, यानी engaging party ही responsible party है और यूजर कोई और है, और हम अपनी रिपोर्ट किसको दे रहे हैं, यूजर्स यानी एड्रेसी को। पिछले केस में क्या था भला, जिस पार्टी ने हमें एंगेज किया था वही यूजर भी थी, यानी रेगुलेटर ने हमें एंगेज किया, रेगुलेटर को रिपोर्ट चाहिए थी। अब मैनेजमेंट ने हमें एंगेज किया है और रिपोर्ट किसको देनी है, रेगुलेटर को। अब की बार एंगेजिंग पार्टी कोई और है और जो एड्रेसी है यूजर पार्टी वो कोई और है। फॉर एग्जाम्पल भी दे रहा है, कह रहा है रेगुलेटर इज द इंटेंडेड यूजर एंड द एंटिटी ओवरसीन बाय रेगुलेटर इज एंगेजिंग पार्टी एंड रिस्पांसिबल पार्टी, यानी जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का केस हो, कह रहा है एससीसीपी है हमारा यूजर और एससीसीपी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ओवरसी कर रहा है, तो अब की बार रिस्पांसिबल पार्टी कौन होगी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इंगेजिंग पार्टी कौन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसने एंगेज किया, और यूजर कौन जाएगी, रिपोर्ट किसको जाएगी, कमीशन को, रेगुलेटर को, वही एड्रेस। एक्सेप्शंस वर फाउंड, अब की बार एक्सेप्शन आ गई, पिछली रिपोर्ट में एक्सेप्शन नहीं थी। देखिए पहले पॉइंट में भी उसने फर्क डाल दिया, 3 पार्टीज का था ना, एक तो प्रैक्टिशनर होता है ना, प्रैक्टिशनर के अलावा 3 पार्टी कौन सी होती है एग्रीमेंट प्रोसीजर में, एक रिस्पांसिबल पार्टी, इंगेजिंग पार्टी, यूजर पार्टी, रिस्पांसिबल पार्टी, इंगेजिंग पार्टी, यूजर पार्टी। वहां पे उसने कॉम्बिनेशन डिफरेंट बनाया था, यहां पे डिफरेंट है। वहां पे इंगेजिंग, पिछली इलस्ट्रेशन 1 में इंगेजिंग पार्टी ही यूजर पार्टी थी, यहां पे इंगेजिंग पार्टी और है, यूजर पार्टी और।
दूसरा फर्क क्या है, एक्सेप्शंस भी आएंगे इसमें, इसके प्रोसीजर में। तीसरा कह रहा है प्रैक्टिशनर इंगेज ए प्रैक्टिशनर एक्सपर्ट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंड रेफरेंस टू दैट एक्सपर्ट इज इंक्लूडेड। इलस्ट्रेशन 1 में एक्सपर्ट नहीं था, अब एक्सपर्ट आ गया। फिर देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। इलस्ट्रेशन 1 में देखें कोई रिपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करने वाली बात थी, कोई बात नहीं थी, लेकिन यहां पे अब रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है। फिर कह रहे प्रैक्टिशनर इज द ऑडिटर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंगेजिंग पार्टी, द प्रैक्टिस कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स इज एप्रोप्रिएट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ना, शायद 9 या 10 था, कि अदर एंगेज में हो सकता है कि जो प्रैक्टिशनर एग्रीड एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहा है उसने अदर एंगेजमेंट्स को भी परफॉर्म करना हो। और यहां पे देखिए इलस्ट्रेशन 1 में उसने क्या कहा था, कि इलस्ट्रेशन 1 में क्या कह रहा था कि इंडिपेंडेंट होना एग्री तय नहीं पाया, लेकिन इलस्ट्रेशन 2 में क्या बता रहा है हमें कि प्रैक्टिशनर इंडिपेंडेंट होगा और जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट्स थी वही इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में भी फुलफिल करेगा। तो करेगा, बिल्कुल कर सकता है। फिर कह रहे प्रैक्टिशनर इंक्लूडिंग रेफरेंस टू द डेट व्हेन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर वर एग्रीड इन द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। ठीक है, वो डेट भी रेफर करेगा। डेट आपको पता है वैसे ही हम इंक्लूड करते हैं ना, साइन भी, लोकेशन भी। अब ये नीचे आ गया जी, ये रिपोर्ट शुरू हो गई। सबसे पहले ये क्या बताया था, टाइटल, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ एक्स, फिर एड्रेसी, पर्पस, आवर रिपोर्ट इज ओनली फॉर पर्पस ऑफ असिस्टिंग इन डिटरमिनिंग। अब ये चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करवा रहा, ये इलस्ट्रेशन 1 में हमने पढ़ लिया था। ये पर्पस, दिस रिपोर्ट इज इंटेंडेड टू एंगेजिंग पार्टी एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड बाय और डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी अदर पार्टीज। ये डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो किसी और पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एंगेजिंग पार्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजिंग पार्टी हैज एक्नॉलेज्ड दैट प्रोसीजर आर एप्रोप्रिएट। ये भी पढ़ लिया, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ ली, रूटीन किया, वही रिपीट क्या करना। जो फर्क चीजें उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं ना। फैक्चुअल रिजल्ट्स वी मेक नो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट नॉट यू हैड बी परफॉर्म, ये सारी वही रूटीन पर। प्रोफेशनल एथिक्स एंड क्वालिटी, अच्छा यहां पे फर्क आएगा क्योंकि यहां पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स में अब इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना जरूरी है। देखिए एथिक्स की कंप्लायंस इलस्ट्रेशन 1 में भी थी, 2 में भी होगी। ISQC की कंप्लायंस 1 में भी थी, 2 में भी। मुझे इंडिपेंडेंस से गर्ज है कि इंडिपेंडेंस के बारे में क्या लाइन बोलता है, कहता है वो है कंप्लाइंट विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद। यहां पे इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस भी शो करवा रहा है। पहले वो सिर्फ एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस उसने बताई थी और ISQC की बताई थी, अब तीनों की बता रहा है, इंडिपेंडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी, ISQC भी। प्रोसीजर एंड फाइंडिंग, अब ये देखिएगा प्रोसीजर वही है, वही प्रोसीजर, फाइंडिंग भी वही, इसमें नहीं है कि है पहली प्रोसीजर की फाइंडिंग में देखिए कोई एक्सेप्शन नजर आ रही है, कोई नहीं है, वही से शाबाश। दूसरी में कह रहा है एक्सेप्शन है कि ये लंबी चौड़ी बात, हाँ ये एक्सेप्शन आ गई। ऊपर वाली बात में कह रहा है हाँ इसमें देखें वी इंस्पेक्टेड द रिकॉर्ड ऑफ बिडिंग, यहां पे कह रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट थे ना वो फॉरेन है, वो चाइनीज जबान में थे, हमें तो चाइनीज आती ही नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट जो हमने कंप्लायंस चेक करनी है चाइनीज जबान में है, हमारी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, हमें एक्सपर्ट को एंगेज करना पड़ेगा। यहां पे देखिए फॉरेन लैंग्वेज, ये फॉरेन लैंग्वेज को करें अंडरलाइन, कह रहा है जो हमें रिकॉर्ड दिया गया ना वो फॉरेन लैंग्वेज में था, पढ़ने के लिए किसी फॉरेन लैंग्वेज के एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे ना। ये एक नई एग्जांपल आ गई, इससे पहले तो हमारे पास एक्सपर्ट की एग्जांपल में ये वाली एग्जांपल थी नहीं, ट्रांसलेटर वाली। कह रहे भाई 37 कॉन्ट्रैक्ट हमने निकाले, इसमें 5 फॉरेन लैंग्वेज में थे, जिनके लिए हमने क्या किया, ये अहम लाइन है, इसको अंडरलाइन करें, वी एंगेज ए ट्रांसलेटर टू असिस्ट अस इन ट्रांसलेशन ऑफ दीज 5 रिकॉर्ड्स ऑफ बिडिंग। यानी क्या ट्रांसलेटर को रिपोर्ट में रेफर किया जा सकता है, सेम कंसेप्ट ISA 620 वाला, उसने क्या चाहता है, यस, यहां पे भी क्या, यस, सेम कंसेप्ट है। कह रहा भाई 37 में से 36 कॉन्ट्रैक्ट फिट थे, कोई प्रॉब्लम में 3-3 बिडिंग्स आई हुई थी, एक कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्शन थी। मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी कि रीजन कि बिडिंग क्यों नहीं ली, इस वजह से कि इमरजेंसी थी, इमरजेंसी को अंडरलाइन करें। एक्सेप्शन आगे कि नहीं आ गई, कह रहा है 37 में से 36 के बिडिंग थी, एक कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग नहीं थी, और मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू उसने बता दिया क्यों नहीं थी, इमरजेंसी, शाबाश।
हाँ, ट्रांसलेटर का मसला अगर आजकल होता है इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर ऐप्स हैं, टूल्स हैं जिनके जरिए हम उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको पता है ये जो ऐप्स होती हैं ये बाज़ औक़ात इनकी प्रोसेसिंग में एरर्स भी आ सकते हैं, और हो सकता है बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट में बिडिंग उन्होंने ऑटोमेटेडली मैनुअली उन्होंने बिड सेंड की हो, मे बी चांसेस कम है लेकिन पॉसिबल। इसलिए हमेशा बेहतर होता है क्रिटिकल सिचुएशन में ऐप से ट्रांसलेशन करवाने की बजाय ट्रांसलेटर रखा जाए। और बल्कि आपके लिए एक प्रैक्टिकल टिप भी बताया था, जो पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज हैं जो जिनमें फॉरेनर्स होते हैं या जो फॉरेन बेस्ड है, जैसे होंडा है, जैसे सुजुकी है, इनमें उन्होंने खास तौर पे ट्रांसलेटर बाकायदा हाई सैलरी पे करते हैं उनको, और वो रखे होते हैं। उनका एक ही पर्पज होता है क्या, जो बाहर जापान से जो कोटेशंस आ रही हैं या जापान के साथ जो कम्युनिकेशन, रूटीन में कम्युनिकेशन होगी ना उनके साथ, उनको ट्रांसलेट करना। हालांकि उसके लिए भी सॉफ्टवेयर रखे जा सकते हैं, क्यों नहीं रख रहे, वो 10-12 हज़ार का सॉफ्टवेयर नहीं रख रहे, 4-5 लाख का ट्रांसलेटर रख रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्रिटिकल कम्युनिकेशन होती है और उसमें चांस ऑफ एरर नहीं है। हाँ बिल्कुल, कंपोनेंट ऑडिटर को नहीं, कंपोनेंट ऑडिटर का, कंपोनेंट ऑडिटर भी अकाउंटिंग और ऑडिट का एक्सपर्ट होता है। कंपोनेंट ऑडिटर में और एक्सपर्ट में फर्क है ना, कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज नहीं कर सकते, कंपोनेंट ऑडिटर भी अकाउंटिंग और ऑडिट का एक्सपर्ट है, लेकिन जो एक्सपर्ट है वो अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिट की फील्ड का एक्सपर्ट है। तो जो आपका कोई कंपोनेंट ऑडिटर भी वही होगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और जितनी को हमें जबानी चीनी जबानी आती होगी उतनी को उसको आती होगी, तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, यहां पे आपकी वजह मैं एक और पैराग्राफ की तरफ दिलवाना चाह रहा हूं, लास्ट। ये पैराग्राफ पढ़ के मुझे बताइए ये इलस्ट्रेशन 1 में था कि नहीं था, और क्यों था या नहीं था। रीजन, द एंगेजमेंट ऑफ द ट्रांसलेटर टू असिस्ट अस इन ट्रांसलेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिडिंग डज नॉट रिड्यूस आवर रिस्पांसिबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग। इलस्ट्रेशन 1 में नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि इलस्ट्रेशन 1 में एक्सपर्ट को एंगेज ही नहीं किया था। और ये पैराग्राफ पढ़ के आपको कोई और स्टैंडर्ड याद आ रहा है जिसमें आपने सिमिलर बात पढ़ी हो, ISA 620, उसमें भी यही कहता था एक्सपर्ट यूज कर लो, लेकिन एक्सपर्ट का यूज करने से आपकी जिम्मेदारी कम नहीं होगी। नेक्स्ट, थर्ड प्रोसीजर में देखते हैं इसमें कोई एक्सेप्शन है कि नहीं। कह रहा है जी इसमें क्या देखना था कि हमने पेमेंट देखनी थी, कितना पेएबल है, कितना पे हुआ है, 100 से ज्यादा तो नहीं है। यहां पे क्या कह रहा है, वी फाउंड दैट अमाउंट्स पेएबल इन द साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स डिफर्ड फ्रॉम अमाउंट्स अल्टीमेटली पेड for 26 of the 37 contract. In all these cases, management has represented us that the difference in the amount for to accommodate an increase of 1% in sale tax rate of jurisdiction that became effective in सितंबर 2000। कहता है यहां पे फर्क था, हम देख रहे थे कि $100 से ज्यादा का फर्क ना हो, यहां पे फर्क था $100 से। वो बता रहा है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स में, 37 में, इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फिर आगे उसकी मैनेजमेंट की रीजनिंग भी बता रहा है, मैनेजमेंट की जस्टिफिकेशन, मैनेजमेंट क्या कह रही है, क्यों ऐसा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि 1% जो इंक्रीज था सेल टैक्स रेट में, वो जो हमारा सप्लायर था वो कह रहा था भाई ये मेरे ऊपर ना डाले, ये अपने ऊपर ही डाले। गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया, दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट अभी हो गया कॉन्ट्रैक्ट, उस वक्त रेट कुछ और थे, टैक्स रेट कुछ और थे, बाद में टैक्स रेट बदल गए। तो नॉर्मली जो सप्लायर होता है वो ये बर्डन अपने ऊपर नहीं लेता, उसकी कोशिश होती है कि हम ही बेरें, तो उसने जस्टिफिकेशन लिख दी। फिर प्रैक्टिशनर सिग्नेचर है, डेट है, डेट आती है कि नहीं आती, बिल्कुल, और एड्रेस है। ये थी जी हमारे दोनों रिपोर्ट्स, और ये था हमारा स्टैंडर्ड ISRS 4400। ठीक है, बिल्कुल। यहां पे इलस्ट्रेशन 2 में रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। उसने बात की थी कि हम रिपोर्ट को अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहें, स्टैंडर्ड रिक्वायर नहीं करता, प्रैक्टिशनर रिस्ट्रिक्ट करना चाहे तो कर सकता है। इलस्ट्रेशन 1 में रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, 2 में रिस्ट्रिक्शन है। ढूंढ के दिखाएं तो मानो, शाबाश, ढूंढ के दिखाएं। ये आपको दिखाता हूं रिस्ट्रिक्शन इलस्ट्रेशन 2 में, किधर है ये दिस रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोनली फॉर एंगेजिंग पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये वो बता रहा है कि सिर्फ इनके लिए यूजर्स। ये रिस्ट्रिक्शन आ गया है, एंड शुड नॉट बी यूज्ड बाय और डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी अदर पार्टीज। पर्पस और है, यूजर और है, ये तो आपको पहले भी बताया था। ये उधर पर्पस बता रहा है कि किसके लिए, यूजर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ये। या यूं अगर आपको इन दोनों में फर्क समझ नहीं आ रहा तो यूं कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्ट्रिक्शन इस सेंटेंस में हो रही है, इस पूरे सेंटेंस में। ये है डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करने वाली बात है ये आपको इलस्ट्रेशन 1 में नजर नहीं आएगी। क्या एग्रीमेंट प्रोसीजर की रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है या नहीं करना, स्टैंडर्ड कहता है ये हम रिक्वायर नहीं करते, डिस्क्रिशन है प्रैक्टिशनर की, चाहे करे चाहे ना करे। क्या एग्रीमेंट प्रोसीजर की एंगेजमेंट में इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है कि नहीं करना, स्टैंडर्ड कहता है हम रिक्वायर नहीं करते,
ये प्रैक्टिशनर और इंगेजिंग पार्टी की दोनों की डिस्क्रिप्शन है, चाहे वो आपस में एग्री कर लें चाहे ना करें। अगर एग्री करेंगे तो फिर रिक्वायरमेंट्स को मीट करना लाजमी, एग्री नहीं करेंगे फिर लाजमी नहीं। लेजिस्लेशन 1 में उन्होंने एग्री नहीं किया था, उसमें इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस शो नहीं की। लेजिस्लेशन 2 में उन्होंने एग्री किया था, इसलिए इसमें हमने इस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया। जी कुछ बात समझ आई? चलिए ये था जी हमारा ISRS 4400, इस पर कुछ थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया है। तो अब ISA 220 और ISQC 1 अभी चले यार वो भी फैसला करते हैं, अभी करना है उसको हम कल में लेके जाते हैं। ISRS 4400 यहाँ पे खत्म होता है। अच्छा इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस याद रखें वही होगी जो आपको ओल्ड स्टैंडर्ड में करवाई थी, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट आई कैप की टेस्टिंग स्टाइल है वो एक्सपेक्टेड है कि उसी तरीके से होगा। उसमें भी आपने देखा कि जो हम प्रोसीजर्स और फैक्ट्स बता रहे हैं और एक्सेप्शन बता रहे हैं वो स्टाइल वही है जो कि पहले था। सिर्फ एक चीज का फर्क आपने ध्यान में रखना है, एक्सपर्ट को जब एंगेज किया गया तो क्या करना है। ये एक्सपर्ट वाला पॉइंट और जो पुरानी वाली एग्रीमेंट प्रोसीजर की रिपोर्ट थी उसमें नहीं था। तो ये रिपोर्ट को पढ़ते हुए इसमें एक्सपर्ट वाले पॉइंट को जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप आपसे पूछ ले कि एक्सपर्ट को एंगेज किया, बताओ अब ड्राफ्टिंग क्या होगी। तो उसमें आपने एक्सपर्ट वाली बात लिखनी है जैसी हमने इलस्ट्रेशन 2 में पढ़ी थी। ये है जी हमारा आज का जी। यहाँ पे वो कंप्लीट रिपोर्ट नहीं पढ़े तो बस इसकी समरी वो बना के दें और वो बस हाँ एक बिल्कुल ये एक पॉइंट भी था कि आपने प्रोसीजर्स और फाइंडिंग तो देनी ही देनी है, इसके अलावा अगर चाहे तो इसकी समरी भी बना के दे सकते हैं। लेकिन उसे कहा था समरी बनानी है ना तो समरी मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ तब होता है जब कोई नई मूवी आती है, उसमें अच्छे सीन निकाल के ट्रेलर दिखा देते हैं और जब पूरी मूवी देखे तो पता चलता है वही अच्छे सीन थे जो ट्रेलर में दिखा दिए, बाकी तो सारी मूवी बोरिंग। तो ऐसा नहीं, बल्कि जो समरी है उसे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोसीजर्स और फाइंडिंग होना चाहिए, मिसलीडिंग ना हो। यानी ऐसा ना हो समरी में आप प्रोसीजर और फाइंडिंग बता दिया, एक्सेप्शन बताए ना, हालांकि एक्सेप्शन थी आगे नीचे। क्लियर जी? चलिए यहां पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।